नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के साथ आइए करते हैं सैर अंतरिक्ष की। अरे मैं आपसे वहां चलने के लिए नहीं बल्कि उस घटना को याद करने के लिए कह रही हूँ जिसे आज ही के दिन यानी 18 मार्च 1965 को अंजाम दिया गया था। दरअसल आज के दिन पहली बार अंतरिक्ष में किसी मानव ने चहलकदमी की थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस दिन मनुष्य ने अंतरिक्ष यान के बाहर खुले अंतरिक्ष में अपने कदम रखे थे, जिसे वैज्ञानिक भाषा में EVA यानी एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी कहा जाता है। सफलतापूर्वक इस कार्य को पूरा करने का साहस दिखाया था रशियन अथवा सोवियत कॉस्मोनॉट एवं एयरफोर्स मेजर जनरल एलेक्सेई आर्किपोविच लियोनोव ने। लियोनोव ने ये कारनामा वॉस्खोड 2 मिशन के तहत पूरा किया था। पर क्या आपको पता है कि फर्स्ट होने का मतलब हमेशा बेहतर तकनीक से नहीं लगाया जा सकता है। दरअसल इस दौरान नासा पहले अपना मिशन भेजकर फर्स्ट स्पेस वॉक को अंजाम देना चाहता था, लेकिन सोवियत यूनियन ने उससे पहले फटाफट इस मिशन को अंजाम तक भी पहुंचा दिया। यहाँ तक कि वॉस्खोड के कैबिन में शायद ही ऐसी कोई डिवाइस थी जिससे ओपन एयर के संपर्क में आने के बाद यान की बढ़ी हुई ऊर्जा को आसानी से कम किया जा सके। इसी वजह से अंतरिक्ष यात्री को अंदर आने व बाहर जाने के लिए एयरलॉक का इस्तेमाल करना होता था। जब लियोनोव ने 12 मिनट की अपनी पहली स्पेस वॉक को अंजाम दिया था, उस वक्त उन्होंने बिना कुछ सोचे ये कदम उठाया था, क्योंकि वो ऐसा करने वाले पहले शख्स थे। इस वजह से कहीं न कहीं जान की बाजी तो लगी ही थी। लियोनोव के पास अपनी गति को नियंत्रित करने के लिए कोई भी खास इंतजाम नहीं थे। इनका स्पेस सूट अंदरूनी दबाव व अंतरिक्ष के निर्वात के कारण गुब्बारे की तरह फूल रहा था। कठोरता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो अपने हाथों से छाती के पास लगे कैमरे को भी एक्टिवेट नहीं कर सके। ये सब देखकर भी लियोनोव का आत्मविश्वास बना रहा, और जब वो फूले हुए सूट के कारण एयरलॉक के जरिए वापस यान के अंदर नहीं जा पा रहे थे, तब इन्होंने सूट में लगे एक वॉल्व से सूट के अंदर के प्रेशर को कम किया और फिर बड़ी ही मुश्किल से अंदर जा सके। इतने सारे कार्यों को अंजाम देने व अंतरिक्ष के वायुमंडल का सामना करने के लिए लियोनोव ने 18 महीनों का कठिन प्रशिक्षण पूरा किया था, और इसी का नतीजा था कि 18 मार्च 1965 को वो सफलतापूर्वक स्पेस वॉक को अंजाम दे सके। आज भी समस्त अंतरिक्ष विज्ञान जगत एलेक्सेई आर्किपोविच लियोनोव के योगदानों का ऋणी है, क्योंकि इनके इस कदम ने भावी स्पेस वॉक्स को हौसला प्रदान किया था। आज हमारी पूरी टीम लियोनोव के इस बेमिसाल हौसले को सलाम करती है। वैसे साथियों, आप डीजल से चलने वाले इंजनों के बारे में तो जानते ही हैं, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी डीजल गाड़ियों की मांग अमूमन ज्यादा रहती है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर हमारे पास डीजल इंजन नहीं होता तो भला कैसे डीजल का इस्तेमाल होना संभव हो पाता। दरअसल हमारे बीच डीजल इंजन को लाने का श्रेय 20वीं सदी के जाने माने इंजीनियर रुडोल्फ डीजल को जाता है। रुडोल्फ के सम्मान में ही इनके द्वारा बनाए गए इंजन को डीजल इंजन का नाम दिया गया था। रुडोल्फ डीजल का जन्म 18 मार्च 1858 को पेरिस के छोटे से शहर में हुआ था।
उनके पिता थियोडोर चमड़े के उद्योग से जुड़े थे और छोटे मोटे कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाया करते थे। थियोडोर अपनी वर्कशॉप में हफ्ते में 6 दिन सुबह से लेकर शाम तक काम किया करते थे। उनके सख्त स्वभाव के कारण रुडोल्फ को अपने मित्रों के साथ जाने का मौका भी नहीं मिलता था, इसीलिए उन्हें सारा दिन घर पर ही रहना पड़ता था। कहीं न कहीं इसी वजह से रुडोल्फ काफी शर्मीले स्वभाव के थे, लेकिन इन सब के बावजूद बचपन से चीजों को जानने की ललक रुडोल्फ में बहुत ही तीव्र थी। इसी के चलते एक बार इन्होंने अपार्टमेंट के गैस सिस्टम को रिपेयर करने की कोशिश की। बस बेटे की हरकत पिता को नागवार गुजरी और उन्होंने रुडोल्फ को बेहद ही कठिन सजा दी। बात यदि रुडोल्फ के एकेडमिक करियर की करें तो वो शुरू से ही स्टडी में अव्वल रहा करते थे। वो 3 भाषाओं का प्रयोग करते थे, घर पर जर्मन, स्कूल में फ्रेंच और इंग्लिश, जो उन्होंने अपनी माँ से सीखी थी। अपने खाली वक्त में इन्हें नई नई खोजें करना पसंद था। अपने बेहतर एकेडमिक करियर की वजह से ही रुडोल्फ को स्कूल खत्म करने के बाद स्कॉलरशिप मिली, लेकिन जब तक वो आगे अपनी पढ़ाई शुरू करते, इसी बीच फ्रांस ने प्रूशिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। हालांकि डीजल खुद को फ्रांस से जुड़ा महसूस जरूर करते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें देश छोड़ना पड़ गया। इस तरह 6 सितंबर 1869 को वो समुद्र के रास्ते इंग्लैंड आ गए। यहाँ पर अपनी बहन की मदद से इन्होंने किसी तरह पढ़ाई को फिर से शुरू किया। लंदन में ही डीजल की एक चचेरी बहन रहा करती थी, जिनकी मदद से 12 साल के रुडोल्फ ने 3 साल के एक कोर्स को ज्वाइन कर लिया और इनकी कल्पना हकीकत में उतरने की तैयारी करने लगी। अपने 14वें जन्मदिन में इन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा एक पत्र के जरिए पिताजी को बताई, लेकिन पिता ने अपने बेटे को नौकरी पर लगाने और कुछ पैसे कमाने की इच्छा से इन्हें वापस पेरिस बुला लिया। ना चाहते हुए भी रुडोल्फ को अपना इंडस्ट्रियल स्कूल पूरा करके पेरिस वापस आना पड़ा, लेकिन वक्त ने इनका साथ दिया और रुडोल्फ को अपने सपने साकार करने का मौका मिल गया। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी की और कम उम्र में टॉप करने का खिताब भी अपने नाम किया। जनवरी 1880 में रुडोल्फ ने स्विट्जरलैंड की सुल्जर मशीन वर्क्स को ज्वाइन कर लिया और यहाँ मशीन्स व स्टीम इंजन को डेवलप करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। रुडोल्फ का मानना था कि वो अपने आइडिया से बेहतर मशीन बना सकते हैं, ऐसी मशीन जिनमें 90% तक ईंधन का पूरा इस्तेमाल हो सके, जबकि अभी तक जो भी इंजन व मशीनें इस्तेमाल हो रही थीं, उसमें 90% ईंधन व्यर्थ हो जाता था। हमेशा की तरह इस बार भी रुडोल्फ को अपने काम में सफलता मिली, जिसके चलते इन्हें रेफ्रिजरेशन प्लांट बनाने के लिए पेरिस भेजा गया और इस तरह इन्होंने ग्लास कंटेनर्स की मदद से टेबल आइस बनाने का अपना पहला पेटेंट भी हासिल कर लिया। अपना पहला पेटेंट पाने के बाद रुडोल्फ के हौसले पहले से ज्यादा बुलंद हो गए थे और इन्होंने एक बेहतर रेफ्रिजरेशन मशीन बनाने के विचार पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 1883 में इन्होंने एक वर्किंग आइस मशीन बनाने में भी सफलता हासिल की। ये मशीन आम लोगों के लिए भी कारगर साबित हुई और इस तरह रुडोल्फ की आर्थिक स्थिति पहले से और मजबूत हो गई। लेकिन अचानक स्विस गवर्नमेंट व जर्मन सरकार के बीच मतभेद होने के कारण मशीन की बिक्री प्रभावित होने लगी। परिणाम स्वरूप रुडोल्फ पर घर के खर्चों का दबाव भी बढ़ने लगा। इसकी वजह से इन्हें तेज सिरदर्द जैसी तकलीफ फिर से शुरू हो गई। ये बिल्कुल वैसी ही तकलीफ थी जैसी इन्हें बचपन में हुआ करती थी। पर कहते हैं ना कि जब आप हार ना मानो, किस्मत भी आपको लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकती है। बस फिर किस्मत ने रुडोल्फ की मुलाकात इनके पुराने स्कूल के साथियों से करवाई और उन्होंने रुडोल्फ के इंजन के डिजाइन पर साथ काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने नए इंजन का पेटेंट 28 फरवरी 1892 में प्राप्त किया और फिर इसमें सुधार करना भी जारी रखा। इस तरह इन्होंने स्टीम इंजन की जगह कंबस्शन इंजन का निर्माण किया, जिससे ईंधन की पूरी मात्रा का प्रयोग कार्य के दौरान किया जाना संभव हो सका। The average steam engine of the time wasted 90% of its energy. Rudolph knew there had to be a better way to provide power. The diesel engine is much more efficient than a steam engine. Here's how it works.
A diesel engine uses the same 4-stroke combustion cycle as a gasoline engine. That's intake, compression, combustion, and exhaust. In a gasoline engine, fuel is mixed with air and then compressed and ignited. In a diesel engine, the air is compressed before the fuel is injected. Since air heats up when it's compressed, the fuel ignites without the need for a spark plug. ये इंजन की दुनिया में एक क्रांतिकारी आविष्कार था, जिस पर तेजी से सभी ने विचार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये नया इंजन रुडोल्फ डीजल के नाम से डीजल इंजन के रूप में पहचाना जाने लगा। इस इंजन को सन 1900 को पेरिस एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया गया, जहां मौजूद 50 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया। 1904 में रुडोल्फ ने कार में इसका इस्तेमाल किया और जर्मनी में हुई एक कार रेस में भी हिस्सा लिया। कार की स्पीड देखकर सब हैरान थे। इस प्रदर्शन के बाद कारों में तेजी से डीजल इंजन का प्रयोग होना शुरू हो गया। इंजन की सफलता उस वक्त और भी मजबूत हो गई जब इसे फिर से सन 1910 में पेरिस में हुए एग्जीबिशन में भी ग्रांड प्रिक्स प्रदान किया गया। 26 सितंबर 1913 में रुडोल्फ अपने पूरे परिवार के साथ बेल्जियम पहुंचे, लेकिन फिर अचानक 30 सितंबर को इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर रुडोल्फ जिंदा है या नहीं। एक एक दिन गुजरता जा रहा था और इसी बीच करीब 11 दिन बाद 10 अक्टूबर को एक बेल्जियन स्टीमर को पानी में डेड बॉडी मिली, जिसकी पुष्टि करने पर पता चला कि वो किसी और की नहीं बल्कि रुडोल्फ डीजल की ही बॉडी थी। ये मौत की गुत्थी आज भी सवालों के घेरे में है, लेकिन ये नाम हमेशा ही इतिहास के महत्वपूर्ण आविष्कारकों की कतार में शामिल रहेगा। आज हमारी पूरी टीम रुडोल्फ डीजल को उनके महत्वपूर्ण योगदानों के लिए तहे दिल से सलाम करती है। Born to be remembered. Born to be remembered. और साथियों, अब बातें एक ऐसे राजनेता की जिन्हें दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने और वहां लोकतंत्र स्थापित करने में निभाई गई खास भूमिका के लिए आज भी याद किया जाता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि 1993 में नेल्सन मंडेला के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार साझा करने वाले F.W. डे क्लार्क है और इनका पूरा नाम फ्रेडरिक विलियम डे क्लार्क है। डे क्लार्क का जन्म आज ही के दिन 1936 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हुआ था। सन 1958 में लॉ में ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने यहाँ पर ही अपनी लॉ कंपनी की शुरुआत कर दी, जिसका सफलतापूर्वक संचालन करते करते वक्त कैसे गुजरने लगा खुद इन्हें भी पता नहीं चला और इसी बीच इन्हें नेशनल पार्टी की ओर से यहाँ की संसद का सदस्य चुना गया। 1989 में जब दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति P.W. बोथा स्ट्रोक के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़े तो इन्होंने उनके रिजाइन करने के बाद पार्टी के प्रमुख होने का कार्यभार संभाला और फिर 1989 के चुनावों में इन्हें राष्ट्रपति का पद संभालने का मौका मिला। Well, reality at times demand that a leader should take initiatives. And reality in South Africa was that we were facing what could have become a catastrophe. And somehow or another, leadership was called upon at that time to ask ourselves, what do we do to ensure that we bring justice to all on the one hand, and on the other hand, that we end a violent conflict to which there would be no end, which no one could win. That was the situation which I faced when I became president. That was the situation in the last 5 years before I became president. We have already from our side, and I have in my mind already decided, everybody in South Africa must have equal political rights. All forms of discrimination must go. राष्ट्रपति बनते ही इन्होंने रंग भेद विरोधी नए संविधान के निर्माण पर कार्य करना शुरू कर दिया। ये संविधान 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत पर आधारित था। इसके तहत हर किसी को मतदान का अधिकार मिलना था। इसके पहले 12 जून 1964 को जब रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया गया, तब उन्हें 27 साल कारावास की सजा सुनाई गई थी।
जिस कारण मंडेला रंग भेद आंदोलन के प्रमुख सिपहसालार बनकर उभरे थे और देश में गृह युद्ध छिड़ गया था। दक्षिण अफ्रीका में इस तरह की गतिविधियों के बढ़ने के कारण यहाँ बाहरी देशों का दबाव भी बढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप क्लार्क ने 11 फरवरी 1990 को दूसरे कैदियों के साथ मंडेला को भी रिहा कर दिया। 1991 में मंडेला को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अब जब हालात कुछ हद तक काबू में हुए, तब क्लार्क ने मंडेला समेत कई अश्वेत नेताओं के साथ मिलकर लोकतांत्रिक सरकार को बनाने व रंग भेद संबंधी कानून को खत्म करने पर चर्चा करना शुरू कर दिया। कई सभाओं व बैठकों के बाद आखिर में क्लार्क ने नए संविधान को लागू कर दिया, जिसके तहत दक्षिण अफ्रीका को लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप लोगों में अब राहत के साथ साथ उम्मीद की किरण भी दिखने लगी थी। एफ.डब्ल्यू. डे क्लार्क के इन प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और 1993 में इन्हें नेल्सन मंडेला के साथ शांति को बनाए रखने के लिए दिए जाने वाले सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका में पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए, जिसके तहत यहाँ पहली अश्वेत सरकार बनी और 77 वर्षीय मंडेला को यहाँ का पहला अश्वेत राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही एफ.डब्ल्यू. डे क्लार्क नई सरकार के पहले डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए। दक्षिण अफ्रीका की इस आजादी के पीछे एफ.डब्ल्यू. डे क्लार्क का योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और यही वजह है कि वो यहाँ के एक लोकप्रिय राजनेता के रूप में अभी तक प्रतिस्थापित हैं। आज एफ.डब्ल्यू. डे क्लार्क को उनके जन्मदिन पर हम सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई। Born to be remembered. Born to be remembered. और दोस्तों, अब जरा माहौल को थोड़ा हल्का बनाते हैं और करते हैं बातें हिंदी सिनेमा के ऐसे कलाकार की जिनका ताल्लुक है बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान से और प्यार से लोग कहते हैं इन्हें हैंडसम कपूर। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना, बोलो है ना, है ना, है ना। इस गीत के नायक शशि कपूर साहब को तो हम अच्छी तरह से जानते ही हैं। अभिनय इन्हें विरासत में ही मिला था। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर एक थिएटर आर्टिस्ट होने के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया करते थे, जबकि बड़े भाई राज कपूर साहब जाने माने अभिनेता व निर्माता निर्देशक हुआ करते थे। ऐसे में इंडस्ट्री में हैंडसम कपूर की शुरुआत मशक्कत भरी तो नहीं रही, पर हाँ, सिनेमाई पर्दे पर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए इन्हें थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ा। आज ही के दिन 1938 में कोलकाता में जन्मे शशि कपूर ने बचपन से ही अपने बड़े भाई राज कपूर के साथ साथ फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 1951 की फिल्म आवारा में ये राज कपूर के बचपन का किरदार निभाते नजर आए, तो बड़े होने पर अपने पिता के साथ बतौर थिएटर आर्टिस्ट परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इसके बाद जब बारी फिल्मों की आई तो इन्होंने कई फिल्मों में राज कपूर के साथ सहायक निर्देशक के तौर पर भी काम किया, लेकिन एक मुख्य कलाकार के रूप में शशि कपूर ने 1961 में यश चोपड़ा की फिल्म धर्मपुत्र से पर्दे पर आगाज किया। अच्छा होता जो आप मुझे मार डालते, ये बताकर जो मैं कल था वो आज नहीं। आपने मेरी कल्पना का महल गिरा दिया, मेरे पांव तले से वो धरती खींच ली जिस पर मैं इतने साल से खड़ा था। आज मैं एक दोराहे पर खड़ा हूँ और एक एक से पूछता हूँ, क्या तुम हिंदू सिर्फ इसलिए हो कि हिंदू घराने में पैदा हुए हो? क्या तुम मुसलमान सिर्फ इसलिए हो कि तुम्हारे बाप का नाम फतेह चंद नहीं फतेह मोहम्मद? क्या धर्म अंदर से पैदा नहीं होता, बाहर से आता है? क्या धर्म एक रेत की ढेरी जो तेज हवा के एक ही झोंके में उड़ जाती है, एक कच्चा धागा है जो फूंक मारने से टूट जाता है? फिल्मों में शशि कपूर के अभिनय को सभी ने खूब पसंद किया,
लेकिन इसके बावजूद इनकी फिल्में पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही थीं। यही वजह थी कि कोई भी जानी मानी हीरोइन इनके साथ जुड़ने से कतरा रही थी। ऐसे में इनका साथ दिया हीरोइन नंदा ने, और फिर नंदा के साथ शशि साहब की जोड़ी ऐसी जमी कि कपूर खानदान का ये सितारा भी इंडस्ट्री पर पूरी तरह से छा गया। इन दोनों की फिल्म जब जब फूल खिले के बाद तो ये जोड़ी हिंदी सिनेमा की सुपरहिट जोड़ियों में गिनी जाने लगी, और इसकी सफलता के बाद खुद शशि जी ने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। 1976 से 1985 तक जहां एक तरफ राखी, शर्मिला टैगोर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी व मौसमी चटर्जी सभी के साथ शशि साहब की जोड़ी को दर्शकों ने प्यार दिया, वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन के साथ भी इनकी जोड़ी को लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया। दीवार, सुहाग व 2 और 2 5 ऐसी ही कुछ फिल्में रहीं जिसमें शशि व बच्चन की जोड़ी खूब जमी। दूसरों के पाप गिनाने से तुम्हारे अपने पाप कम नहीं हो सकते। दूसरों के जुर्म साबित करने से ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि तुम भी एक मुजरिम हो, और ये सच्चाई तुम्हारे मेरे बीच एक दीवार है भाई, और जब तक ये दीवार है हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मैं ये घर छोड़े जा रहा हूँ अभी इसी वक्त। अपने अभिनय से सभी का दिल लूट चुके शशि साहब ने 1978 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की और इसका नाम रखा फिल्म वालाज, जिसके बैनर तले जुनून, कलयुग व विजेता जैसी कई हिट फिल्में बनी। वैसे यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं आपको कि अमिताभ बच्चन और इनके भतीजे ऋषि कपूर की सुपरहिट फिल्म अजूबा का निर्माण व निर्देशन इन्होंने ही किया था। 1984 में अपनी पत्नी जेनिफर कंडेल की मौत के बाद इनका वजन लगातार बढ़ता रहा, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ही कम और कैरेक्टर रोल ही किए। इस दौरान शशि साहब ने फिल्म मुहाफिज में एक शायर की भूमिका क्या निभाई कि कोई भी इनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। यहाँ तक कि इस फिल्म के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। शशि कपूर को बड़े पर्दे पर आखिरी बार 1998 में आई फिल्म जिन्ना में देखा गया था। हिंदी सिनेमा में 3 नेशनल अवार्ड पाने वाले हैंडसम शशि कपूर एक ऐसे नायक रहे हैं जिन्होंने थिएटर व फिल्मी पर्दे दोनों ही के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। यही वजह है कि 55वें वार्षिक फिल्म फेयर अवार्ड्स के दौरान इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था, जबकि सन 2011 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। बॉलीवुड के लीजेंडरी कलाकारों की फहरिस्त में शामिल शशि साहब फिलहाल इन दिनों सेहत के उतार चढ़ाव के बीच अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं, और आज हम सभी की ओर से शशि कपूर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। अच्छा? कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। Born to be remembered. Born to be remembered. और इसी के साथ एक सुहाना सफर आज फिर से समाप्त करते हैं और चलने से पहले पूछते हैं आपसे एक सवाल। आपको बताना है कि सन 1981 में आई फिल्म चश्मे बद्दूर के फिल्म के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर का नाम क्या है। जल्दी से हमें अपने सही जवाब भेजिए borntobiremembered@gmail.com पर, और हमें फॉलो करिए facebook.com/borntobiremembered पर। तो अब अपनी दोस्त बबीता को दीजिए इजाजत, फिर एक सुहाना सफर लेकर आऊंगी बहुत जल्द। नमस्कार।
मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुत करता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।